प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इसलिए इसी ऑनलाइन पढ़ाई के संदर्भ में ही बेटा हम लोग ये सब आपको इस तरह से स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और आशा है इस तरह की पढ़ाई से आप ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। आप इन्हें देखते होंगे, पढ़ते होंगे, समझते होंगे, है ना। तो जैसा कि हमने पहले अध्याय में सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, रचनाएं, उनकी काव्य भाषा शैली, है ना, और अब जो है दूसरे पाठ में उनका चीटी पढ़ाया था। तीसरे पाठ में पुनः ही क्या है बेटा, चंद्रलोक में प्रथम बार अब हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि छायावादी कवि हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी कहे जाते हैं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, है ना। तो इन्होंने हर क्षण प्रकृति जो है अपना वेश, अपनी सज्जा जो बदलती है, उससे संबंधित बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ बेटा मानवतावाद, विश्व नागरिक, विश्व सभ्यता, विश्व संस्कृति, इनको भी क्या है बेटा, इनके प्रति भी आकर्षित होकर के सबसे संबंधित विषयों को भी अपनी कविताओं में स्थान दिया है। जैसा कि इस कविता के शीर्षक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रमा में पहली बार मनुष्य ने अपने कदम रखे, तो उस विषय वस्तु को लेकर के वो हर्ष, वो प्रसन्नता, वो भाव आया समझ में, उनको लेकर के ये कविता पंत जी ने रची है और ये आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। आशा है इस कविता से आप जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा लेंगे, संदेश लेंगे, ज्ञानार्जन करेंगे, लाभान्वित होंगे, है ना। और साहित्य इसीलिए होता है बेटा, वो कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ शिक्षा देकर ही जाता है। साहित्य को इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है कि मनुष्य को कैसे मनुष्य बनाएं, है ना। तो इसी की शिक्षा और जो दुनिया में चल रहा है उन सब की वह सब ज्ञान को भी साहित्यिक भाषा में कवि प्रकट करता है, रोचक बनाता है, मधुर बनाता है और मनुष्य के हृदय को सरसता से भर देता है। साहित्य का जो उद्देश्य है सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, उसकी जागृति भी मनुष्य के मन में कर देता है, जिससे मनुष्य कभी नीरस ना हो, हमेशा सरस बना रहे और अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कैसे करे, सरसता से करे, नीरसता से ना करे, है ना। तो यही सरसता, यही सुंदरता जो है वो हमें साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती है। और अब हम आपको क्या है बेटा इनका जीवन परिचय, जैसा कि हमने पिछले उसमें भी बताया, चीटी में भी बताया, जीवन परिचय में तो बताया ही था, लेकिन एक बार चलिए फिर आपको बता देते हैं कि अगर आप अलग से चंद्रलोक में प्रथम बार सिर्फ यही वीडियो देखें तो आपको इसके साथ साथ जीवन परिचय भी मिल जाए, क्योंकि ये जीवन परिचय 3 या 4 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि आपको याद करना, समझना अति आवश्यक है। इसीलिए हम हर अध्याय में एक संक्षिप्त जीवन परिचय अवश्य ही देते हुए चलते हैं कि अलग से भी आप कोई वीडियो देखोगे तो आप जो है आपको उस वीडियो के साथ, उस पाठ के साथ उनका जीवन परिचय भी मिल जाएगा, आपको इधर उधर कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 को बेटा 6 घंटे बाद ही क्या हो गया, माँ का निधन, देहांत हो गया। लालन पालन पोषण दादी ने किया। बचपन में उनका नाम गुसाई दत्त रखा गया, लेकिन जब वो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने गए तो उन्हें गुसाई दत्त नाम अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या है बेटा अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर लिया, है ना। सुमित्रा जो लक्ष्मण का, जो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, उनका पर्यायवाची है, तो उनके जीवन से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। और फिर वो काशी में आगे पढ़ाई करने, वो काशी के क्वींस कॉलेज में गए, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर वहाँ पर क्या है बेटा इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज कहते हैं, वहाँ के म्योर कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन उसी समय क्या है बेटा, किसमें असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो अंग्रेजी शासकों द्वारा स्थापित विद्यालय, महाविद्यालय, न्यायालय, सरकारी कार्यालय सबका बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया। तो पंत ने क्या किया बेटा वो महाविद्यालय उन्होंने छोड़ दिया
और घर पर ही रह करके उन्होंने महाविद्यालय ये छोड़ा बेटा, और फिर घर में ही संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना, इलाहाबाद का, प्रयागराज का वातावरण हमेशा ही बेटा साहित्यिक वातावरण रहा है। बहुत से साहित्यकारों को वहाँ की भूमि ने जन्म दिया है ना, और वहाँ पर उनकी काव्य प्रतिभा प्रस्फुटित, पल्लवित, पुष्पित हुई है ना। तो इस तरह वो एक साहित्यिक उर्वरा भूमि है प्रयागराज। तो वहीं पर इसलिए इनके अंदर जो काव्य की क्या है बेटा, काव्य के प्रति जो इनका आकर्षण था उसको उन्होंने अपना विकसित किया, है ना, आगे बढ़ाया। और कुछ वर्षों के बाद लेकिन इन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो ये मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। मार्क्सवाद जैसा कि हमने बताया एक वैज्ञानिक समाजवाद है, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व चाहता है, वर्गहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। ये मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत है। उसके बाद ये इलाहाबाद के समीप ही, प्रयागराज के समीप प्रतापगढ़ जो जिला है, वहाँ पर के जो क्या थे बेटा, जो कुंवर थे, जो राजकुमार थे, है ना, सुरेश सिंह, उनके साथ प्रतापगढ़ में ही एक जगह का नाम है काला काकर, वहाँ चले गए। गंगा जी के किनारे उनका महल था, वहीं पर ये रहते थे और वहीं पर ये अपनी स्वाध्याय करते थे, कविताएं लिखते थे। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण से प्रभावित होकर के इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने बाद में साहित्यिक रचनाओं में किया है। और फिर धीरे धीरे बेटा ये छायावाद से प्रगतिवादी कविता की ओर भी, उसके सिद्धांतों से, उसकी काव्य चेतना से भी प्रभावित हुए। इसीलिए उन्होंने रूपाभ का क्या किया बेटा, संपादन किया, जो प्रगतिशील पत्रिका थी। प्रगतिशील में हमने ऐसे बताया सामाजिकता को महत्व है, यथार्थता को महत्व है ना, सत्य का जो यथार्थ का जो खुरदुरापन है ना, जो बिल्कुल कटु सत्य जिसे कहना चाहिए, उसका वर्णन प्रगतिशील साहित्य में किया गया है। तो इन सब बातों से भी, और जो समाज का सर्वहारा वर्ग था, श्रमजीवी वर्ग था, मजदूर वर्ग था, उसको भी काव्य का विषय प्रगतिवादी कविता में बनाया गया है। तो उसकी ओर भी पंत जी का रुझान हुआ और इन्होंने जो है क्या है बेटा, प्रगति, ये जो शील मासिक पत्रिका थी एक हिंदी की, उसका रूपाभ का इन्होंने संपादन किया। फिर धीरे धीरे ये अध्यात्म की ओर इनका आकर्षण बढ़ा, अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए तो अरविंद आश्रम गए। आपको जैसा पता है श्री अरविंद घोष, पुद्दुचेरी जिसे आजकल कहते हैं, वो पौंडीचेरी था पहले, वहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया था, आत्मा परमात्मा से संबंधित और अति मानव संबंधी उनके जो दार्शनिक विचार हैं, इससे पंत जी प्रभावित हो गए थे। और इन्हें क्या है बेटा, पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था उनकी चिदंबरा नामक कृति पर। और 1960 में जो कला और बूढ़ा चांद का संग्रह के लिए साहित्य अकादमी भी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। पद्म भूषण जो नागरिक सम्मानों में बहुत उच्च है, वो भी इन्हें प्रदान किया गया। और इन्होंने एक विशाल महाकाव्य लोकायतन की भी रचना की थी, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ। और इस तरह पंत जी जो है वो पूरे जीवन साहित्यिक कर्म में रत रहे, वो कभी भी थके नहीं और उनकी काव्य यात्रा का निरंतर विकास होता गया। प्रकृति में भी बेटा, प्रकृति, नारी, इनका सौंदर्य, मनुष्य के प्रति आकर्षण, फिर उसके बाद जैसा कि हमने बताया गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हुए, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए, श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित हुए, प्रगतिशील काव्यधारा से भी की तरफ इनका आकर्षण हुआ। तो इन सबको मिला जुला करके इन्होंने अपना साहित्य रचा और अपनी काव्य यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया। पंत जी क्या है बेटा, जीवन भर अविवाहित थे और उनके अंतःस्थल में, हृदय में, गहरे में नारी और प्रकृति के प्रति क्या आजीवन, पूरे जीवन एक सौंदर्य की भावना रही। उनके प्रति कभी भी एक असौंदर्य नहीं रहा, निराकर्षण नहीं रहा, बल्कि प्रकृति और नारी के प्रति उनका हमेशा एक आकर्षण रहा। और 1977 में बेटा उनका देहावसान हो गया। इस तरह उन्होंने एक दीर्घ आयु प्राप्त की। अब हम उनके जो है बेटा भाषा शैली पर आ जाते हैं, छोटे से, है ना, भाषा शैली उनकी जो है बता देते हैं। साहित्यिक खड़ी बोली है,
है ना। और शैली क्या है, सरस है, रस से प्रतिपूर्ण है। आप इसको पढ़ते हो तो आपको आनंद आता है, मधुरता है, एक मिठास है। बांग्ला, अंग्रेजी भाषा के भी शब्दों से प्रभावित होने के कारण उसके शब्दों को भी उन्होंने लिया है। गीतात्मक शैली अपनाई है, जैसे कि हमने कहा क्या है, गीतात्मक शैली में क्या होता है, आत्म प्रसार की भावना होती है, व्यक्तिकता की भावना होती है, स्वानुभूति होती है, आत्माभिव्यंजना होती है, उसे गाया जा सकता है, उसमें कल्पना की प्रधानता होती है, भावानुभूति की प्रबलता होती है, भावावेगों का तीव्रता होती है, एक आवेश होता है। तो ये गीतात्मक शैली इन्होंने अपनाई और ये गीतात्मक शैली की सारी विशेषताएं इनकी कविताओं में मिलती है। सरलता, आसानी से समझ में आ जाती है, मधुरता है, मिठास है, चित्रात्मकता है। जैसे कि अभी हमने इसके पहले अध्याय में जब इनका जीवन परिचय पढ़ाया था, बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, टीवी टू 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 टू, तो ये जो शब्द रचते हैं ना, उस शब्द के माध्यम से जो ये भाव व्यक्त करना चाहते हैं वो भाव आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं, वो दृश्य आपकी आंखों में घूमने लगता है, तभी वो क्या हो जाती है, वो शैली चित्रात्मक हो जाती है। उसमें कोमलता है, उसमें कहीं भी कठिनता नहीं है, कठोरता नहीं है, ऊबड़ खाबड़पन नहीं है और संगीत के तत्वों से भरी पूरी इनकी शैली है। और पंत जी ने खड़ी बोली में ब्रज भाषा की मधुरता और मिठास भी लाया। ये उनकी एक योग्यता का, मेधा का, प्रतिभा का परिचायक है कि किस तरह से जो एक खड़ी बोली है उसमें हम कैसे मिठास लाएं, मधुरता लाएं, शब्दों का संयोजन, है ना, वर्णों की योजना, भाषा का प्रयोग, ये करके इन्होंने क्या है, माधुर्य और उसको सरसता, मिठास, है ना, रस से परिपूर्ण कर दिया। खड़ी बोली के प्रति लोगों में जो एक भ्रम और संदेह था कि खड़ी बोली में कभी ब्रज भाषा जैसी मिठास नहीं आ सकती, उतनी सुंदर रचनाएं, कविताएं की नहीं जा सकती, लेकिन पंत ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से इस भ्रम को तोड़ा और सिद्ध कर दिया। सिद्ध कर नहीं दिया, दिखाया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दिखाया कि देखो खड़ी बोली में कितनी मधुर और सरस रचनाएं की जा सकती हैं। आशा है बेटा उनकी भाषा शैली भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं वही संदर्भ, क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य हिंदी के काव्यखंड के चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से ली गई हैं और ये काव्य पंक्तियां सुमित्रा नंदन, आए समझ में, पंत जी द्वारा रचित है। और प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की, जब 1969 में बेटा नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना प्रथम कदम रखा तो उससे पूरे विश्व में जो हर्ष की एक लहर दौड़ गई और ये एक वाकई अद्भुत विलक्षण कदम था। और ये बहुत जिसे कहना चाहिए कल्पना से परे की घटना थी कि जिस चंद्रमा को हम क्या है ऊपर देखते थे और उसको पानी के परात के पानी में जो है उसकी छवि देख करके हम खुश हो जाते थे, उस चंद्रमा पर अगर मनुष्य ने कदम रख लिया अपनी वैज्ञानिक उन्नति प्रगति के द्वारा तो ये बहुत बड़ा क्षण था, ऐतिहासिक कदम था। तो उसी के महत्व को व्यक्त किया है, प्रकट किया है और उन संभावनाओं का, आने वाली परिस्थितियों का वर्णन किया है कि अगर मानव ने चंद्रमा पर कदम रख दिया तो अब आगे आगे हमारे जीवन में क्या विकास होगा, क्या प्रगति होगी, क्या उन्नति होगी, चाहे वो मानसिक हो और चाहे वो भौतिक हो, दोनों तरह की उन्नति हमें प्राप्त होगी। तो अब हम आते हैं बेटा कविता को पढ़ते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रमा के संसार में, लोक मतलब संसार में, चंद्रमा आपको पता ही है पृथ्वी का उपग्रह, पहले वो पृथ्वी का ही एक टुकड़ा, पृथ्वी का ही हिस्सा था, जब वो अलग हो गया, है ना, तो चंद्रमा के संसार में पहली बार, बार मतलब प्रथम बार, अवसर, है ना, मानव ने, मनुष्य ने किया पदार्पण, पद अपने कदम रखे, वहां पर अपने पैरों को रखा, है ना, छिन्न हुए, टूट गए, लो मतलब देख लो, सामने है तुम्हारे देश काल के, जो देश कि हम अमेरिका, हम रूस, हम भारत, हम ब्रिटेन, और काल मतलब कोई आधुनिक काल में है तो कोई क्या है बेटा कोई विकसित काल में है, कोई अविकसित काल में, कोई विकासशील है, मतलब कोई प्रगतिशील है, कोई अप्रगतिशील है, कोई पिछड़ा है। तो ये जो बंधन हैं, ये जो बाधाएं हैं, जो श्रृंखला हैं, ये कड़ियां हैं दुर्जय, जिन पर विजय प्राप्त करना कठिन था, ऐसी जो बाधाएं, व्यवधान थे, उनके बंधन, उनकी कड़ियां, उनकी श्रृंखला, उनकी रस्सियां क्या हैं, टूट गए हैं, छिन्न हो गए हैं, है ना, भंग हो गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब ना
देश का बंधन रहा, ना समय का बंधन रहा, है ना, इसका क्योंकि मनुष्य ने इन सारे बंधनों को लांघ करके कहाँ पर, चंद्रमा के ऊपर अपना कदम रख दिया है ना। सारे बंधनों से, ये इन बंधनों से ऊपर है चंद्रमा, वहां पर मनुष्य ने अपने कदम रख दिए हैं। दिग मतलब बेटा दिशाएं, है ना, विजयी मतलब उनको जीत लेना। मनुसुत, हमारे पूर्वज कौन है, मनु है, हम किसकी संतान माने जाते हैं, मनु और शतरूपा की, है ना, तो हमारे पिता मनु है, इसीलिए कहते हैं। और सुत मतलब पुत्र, निश्चय ही मतलब जरूर, अवश्य। यह जो है यह महत है, ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, इतिहास में लिखे जाने योग्य क्या है, क्षण है, पल है। और इस क्षण के कारण, इस विजय के कारण जो भू पर है, जो पृथ्वी पर है, जो विरोध है, जो मतभेद है, वो क्या होगा, शांत होगा, है ना, उसका समापन होगा। अब संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि लोग क्या करेंगे बेटा, शांति से रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो कवि ये कहना चाहता है कि जैसे ही हमने वैज्ञानिक प्रगति की, चंद्रलोक में हम पहली बार मनुष्य गया, उसने अपने कदम रखे, और क्या है बेटा, देश काल के सारे बंधन जो है वो टूट गए हैं। अब देश देश के मनुष्यों के बीच में भेदभाव नहीं रह गया है। और क्या है, दुर्जय, लेकिन ये बंधन तोड़ना क्या था, दुर्जय था, बहुत कठिन था इस बंधन को छोड़ना। ये जो बाधाएं थी, जो अवरोध थे, जो श्रृंखलाएं थी, जो जकड़न थी, है ना, आपस में मानव के बीच भेद का, उसको जीतना बहुत कठिन था। लेकिन चंद्रमा में पहली बार कदम रखते ही कवि आशा करता है कि ये सब समाप्त हो जाएंगे, और जो हमारी दशों दिशाएं हैं, है ना, जिसमें ऊपर की दिशा जहाँ पर चंद्रमा है, उस पर क्या है बेटा, उस दिशा को हमने जीत लिया है मनु के पुत्र ने, निश्चय ही, अवश्य है। और अवश्य ही यह क्षण जो है वो बहुत इतिहास में उल्लेख करने योग्य होगा। लोग इस क्षण को, इस पल को याद करेंगे, और पृथ्वी में आपस में मनुष्यों का विरोध जो है वो क्या होगा बेटा, मतभेद, वो शांत होगा, समाप्त होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, परस्पर सहयोग और मित्रता की भावना पनपेगी। और कवि क्या कह रहा है बेटा, अब हम इसके काव्यगत बेटा सौंदर्य पर आ जाते हैं। भाषा क्या है इसकी बेटा, साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, क्योंकि वो वहाँ यहाँ विजय का संकेत दे रहा है, और इस बात की आशा के संकेत दे रहा है कि हमारे आपस में लड़ाई झगड़ा, मतभेद समाप्त हो जाएंगे, और हम एक विश्व मानव की तरह, विश्व संस्कृति की तरह, विश्व नागरिक की तरह रहेंगे। गुण ओज है, क्योंकि इसको पढ़ने से हमारे अंदर एक तेज की भावना आती है। आए समझ में, रस वीर है, क्योंकि हमने एक विजय प्राप्त करी है, चंद्रमा में हमने पहली बार कदम रखा है। तुकांत है, कविता के अंत के जो शब्द हैं वो आपस में मिल रहे हैं। और छंद क्या है बेटा, मुक्त है। ये मुक्त छंद, जैसा कि हमने बताया था कि छंद के जो परंपरागत ढांचे हैं, वार्णिक और मात्रिक, उन ढांचों से अलग जब हम कविता के भाव के अनुसार अपने छंद को बनाते हैं तो वह मुक्त छंद के अंतर्गत आता है। बाधा बंधन में बा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, और इसके अनुकूल क्या है बेटा, मानव तुम सबसे सुंदरतम निर्मित, सबकी तुल तिल सुषमा से, क्या है बेटा, क्या है, तुम सबसे सुंदर हो, और जो सबकी सुंदरता है उससे सबसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सुंदरता लेकर के तुम्हारा निर्माण किया गया है। इसलिए तुम क्या हो, अनुपम हो बेटा, तुम सबसे अद्भुत हो, विलक्षण हो, और तुम सबसे सुंदरतम निर्मिति हो, रचना हो, है ना। और सबकी थोड़ी थोड़ी सुंदरता लेकर के तुम्हारी रचना हुई है। इसलिए हे मानव, तुम जो है अपनी उसी सुंदरता के अनुसार अपने कर्म भी सुंदर करो, उन्नति की ओर चलो, प्रगति की ओर चलो। यहाँ पर कवि इस पद्यांश में ये कहना चाहता है। अब हम इसके आगे के पद्यांश पर आते हैं। संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से ली गई हैं। और प्रसंग क्या है बेटा, मनुष्य के चंद्रमा पर पहुंच जाने के बाद मानव कल्याण की इच्छा जो प्रकट की है, उसी का चित्रण, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि कैसे मनुष्य की भलाई हो सकती है, हित हो सकता है। इस वैज्ञानिक प्रकृति के द्वारा हम मनुष्य को कैसे उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं।
युग युग का, जो युगों युगों से, बहुत समय समय से, है ना, लंबे समय से, पिछले समय से पौराणिक, जो प्राचीन आख्यानक, पौराणिक किसे कहते हैं बेटा? जो प्राचीन आख्यानक होते हैं, कहानियाँ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? पौराणिक, पुराण से संबंधित जो कहानियाँ थी, जिसमें क्या है, सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, है ना, लौट जइयो अब अवनी पर तेरी गोद न आई हो, है ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेनी। उसका जो स्वप्न था, उसकी जो प्राप्ति का जो हम सपना देखते थे, वो मानव का, मनुष्य का संभव हुआ है, पूरा हुआ है। उस स्वप्न को प्राप्त करने का प्रयास जो है वो आज पूर्ण काम हो गया है। कवि इसमें ये कहना चाह रहा है, समारंभ मतलब शुरुआत हुई है, शुभ, शुभ मतलब सुंदर, अच्छा, नए चंद्र युग का, नए चंद्रमा के युग का, क्योंकि हमने चंद्रमा पर जा करके अपना कदम रख दिया है। एक तरह से हमने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली है। जिस चंद्रमा को देख करके, जिसकी सुंदरता से प्रभावित होकर के कहा जाता था कि उस स्त्री, वो अगर कोई स्त्री बहुत सुंदर थी तो कहती उसे चंद्रमुखी कहा जाता था, है ना। बिहारी ने जैसे कहा है, पत्रा ही तिथि पाई ये वा घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहत आनंद ओप उजास, है ना। अगर किसी स्त्री का मुख सुंदर है, गोल है, तो उसकी तुलना पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह से कही जाती थी। तो ये सब जो पिछली बातें, चाहे श्री कृष्ण जी मांग रहे हैं, चाहे रीति काल में बिहारी जी वर्णन कर रहे हैं, तो ये सब जो अतीत काल से जो कहानियाँ चली आ रही थी प्राचीन, है ना, चंद्रमा पर जाने की, पहुँचने की, तो वो सपना जो है वो आज साकार हुआ है, पूरा हुआ है, और नए अच्छे चंद्र युग का शुरुआत हुआ है। इस युग को कवि ने चंद्र युग का नाम दे दिया, इस समय को, क्योंकि हमने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली और पृथ्वी को गौरव दिया है, पृथ्वी को महत्ता दी है, क्योंकि पृथ्वीवासियों ने ही चंद्रमा के ऊपर कदम रखा है। फहराए, फहराए, लहराए, ग्रह, ग्रह मतलब जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, उपग्रह, जो ग्रह के जो ग्रह का ही जो एक हिस्सा होता है जो टूटकर उससे अलग हो जाता है, वह उपग्रह कहलाता है। तो उपग्रह, यहाँ चंद्रमा जो क्या है बेटा, वो पृथ्वी का उपग्रह है। वहाँ पर धरती का श्यामल अंचल, पृथ्वी का श्यामल इसलिए कहा गया है बेटा क्योंकि धरती में हरितिमा बहुत है, हरियाली बहुत है। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो धरती जो है वो सांवले रंग की, श्यामल सी दिखती है। तो इसलिए अंचल, अंचल, अंचल पल्ले को बोलते हैं। जैसे पल्ला जो है रंगीन होता है, सुंदर होता है, वैसे ही हमारी हरी भरी ये पृथ्वी जो है, उसका अंचल जो है, उसका पल्ला जो है ना, उसका जो धरातल है वो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है। तो उस पृथ्वी रूपी माँ का अंचल जो है, जो हरा भरा है, वह अंचल, वह सुंदर पल्ला कहाँ लहराए? ग्रह में, अन्य ग्रहों में और उपग्रह में। जैसे चंद्रमा, हर जगह पृथ्वीवासी जो हैं वो अपने विजय का झंडा फहराएं और लहराएं, और इस तरह से हर जगह सर्वत्र विजयी भव की भावना का प्रसार हो। सुख संपन्न, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और जब बेटा, जब हम नई नई चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में सुख, खुशी, संपदा, धन संपदा और संपन्न होंगे, हम भरपूर होंगे, और जगत में इस तरह से संसार में जीवन मंगल, जीवन में जो कल्याण है, हमारे जीवन का कल्याण होगा, सबकी भलाई होगी, सबकी शुभेच्छा होगी, सबके शुभ संकल्प पूरे होंगे, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी वैज्ञानिक प्रगति भी होगी, मानसिक प्रगति भी होगी, हम अध्यात्म के रास्ते पर भी आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से जो कवि ये कल्पना कर रहा है, क्या होगा बेटा? समारंभ शुभ नए चंद्र युग का। और इस तरह से जो कल्याणमय समय है वो आएगा, और उसकी शुरुआत हो गई है। और क्योंकि अमेरिका सोवियत बने, अमेरिका और सोवियत, इन लोगों ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा था। नील आर्मस्ट्रांग जो कि एक सोवियत नागरिक था, जो कि वहाँ पर उसने सबसे पहले कदम रखा, तो इसलिए उनका भी उल्लेख, उन देशों का उल्लेख विशेष रूप से कवि कर रहा है, क्योंकि इनके साझे प्रयास से, सार्थक
प्रयास से जो है वो मनुष्य ने चंद्रमा के ऊपर पहला कदम रखा है। और इस तरह नवदिक रचना के वाहन बनेंगे, मतलब कारक बनेंगे, कारण बनेंगे। सृजन होगा, रचना मतलब सृजन होगा, नव मतलब नया, दिक मतलब दिशा। अब ये तो 10 दिशाएं हैं, लेकिन कल्याण की, मंगल की, संपूर्ण मनुष्य की भलाई की जो एक नई दिशा खींची जा रही है, नई दिशा की परिकल्पना की जा रही है, तो उसके कारण, उसके कारक कौन बन रहे हैं बेटा? अमेरिका और सोवियत देश बन रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ने ही वहां पर चंद्रमा में जाने के लिए प्रयास किया था। जीवन पद्धतियों के भेद मिटे। क्या है बेटा? हर देश की अलग अलग पद्धतियां, मतलब तरीका, रहन सहन का ढंग, भाषा का ढंग, बोलचाल का ढंग, है ना, खान पान का ढंग, धर्म, दर्शन, कला जो है वो अलग अलग है। लेकिन जब इस तरह से हम सामूहिक प्रयास करके कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, तो हमारा आपस का जो ये अलगाव है, ये जो भिन्नता है, वो समाप्त हो जाती है और सामूहिक प्रयास के द्वारा ही हम कोई उच्च उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो कवि यही कहना चाह रहा है कि जो हमारा धर्म, दर्शन, कला है ना, इन सब का जो आपस में भेदभाव है, अलगाव है, रहन सहन का ढंग है, ये कोई मायने नहीं रखता और ये सब समाप्त हो जाएगा और हम अपने उच्च लक्ष्य मानव के कल्याण और मानव की भलाई के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, अग्रसर होते जाएंगे। और इसमें जो है इन देशों का सहयोग विशेष रूप से रहा है, तो इन देशों का नाम कवि विशेष रूप से ले रहा है और इनके द्वारा मानव के बीच भेद को समाप्त करके मानवता की स्थापना करने के लिए हम सबको अपनी कविता के माध्यम से प्रेरित कर रहा है। अब इसके बेटा हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली क्या है बेटा? प्रतीकात्मक है, संकेत दे रहा है कि किस तरह से चंद्रमा पर प्रथम बार पहुंचने से मनुष्य अपने विजय की, प्रगति की कामना को आगे बढ़ाएगा। वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। गुण ओज है, पढ़ने से हमारे मन में क्या आता है बेटा? एक बहुत वीरता का जैसा भाव आता है, इसीलिए रस भी वीर है, छंद तुकांत है। कविता की अंतिम पंक्तियां जो हैं वो आपस में एक दूसरे से भांति पाती इस तरह से मिलती जाती हैं। और यहाँ पर मुक्त छंद है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो परंपरागत ढांचा है वार्णिक मात्रिक छंदों का, उस छंदों से अलग इन कवि पंत जी ने जो है वो अपना छंद निर्मित किया है और भावों के अनुसार उस छंद की अभिव्यक्ति की है, तो वो मुक्त छंद कहलाता है ना। अनुप्रास अलंकार श्यामल सुख संपत संपन्न में क्या है बेटा? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि सावर्ण की पुनरावृत्ति से है। युग युग में युग युग 2 बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश है। क्या है बेटा? एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। और रूपक अलंकार है, चंद्रमा रूपी युग में, उपमेय में उपमान का आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। भाव साम क्या है बेटा? जयशंकर प्रसाद ने कहा है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह जयगान। इसी की शिक्षा जो है वो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दी है कि हम हमेशा शक्तिशाली हो, अपने अंदर सामर्थ्य लाओ, ताकत लाओ, विजयी हो, कभी भी पराजित बनो मत हो। और सारे संसार में यही ध्वनि जो है वो प्रतिध्वनित हो रही है। अब फिर बेटा वही इसका ये आखिरी पद है और अंतिम है, प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अणुयुग में, क्योंकि क्या है बेटा अब अणुयुग हो गया, अणु परमाणु की शक्ति को हम विकसित कर रहे हैं और उसी के द्वारा अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं और उसी की महत्ता अणुशक्ति की ही महत्ता हो रही है। इसीलिए इसको अणुयुग का, जैसे उसे चंद्रयुग का नाम दिया ऐसे इसको क्या दिया बेटा? अणुयुग के प्रति लोक कल्याण की भावना को प्रकट किया है, क्योंकि अणु की शक्ति जो है वो बेटा बहुत घातक भी है, लेकिन अगर उसका सार्थक और सकारात्मक अनुशासित प्रयोग किया जाए तो वो मनुष्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। वो विज्ञान की उन्नति बहुत ज़्यादा कर सकता है और मनुष्य जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में छलांग लगा करके अपनी बहुत अधिक भलाई कर सकता है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि अणुयुग के प्रति लोक कल्याणकारी भावना को प्रकट किया है
और विज्ञान का विकास वो चाहता है कि मानव की भलाई के लिए हो। अणुयुग बने धरा जीवन हो। ये जो अणुयुग है जिसमें अणु परमाणु की शक्ति का हम विकास कर रहे हैं, एक छोटे से एटम में इतनी शक्ति होती है परमाणु, है ना, परमाणु में, कि वह पूरे विश्व का विनाश कर सकता है। लेकिन इसके बदले कवि क्या चाह रहा है? धरा, इस पृथ्वी के जीवन के हित के लिए, कल्याण के लिए, मनुष्यों के भलाई के लिए इस अणु शक्ति का प्रयोग किया जाए और स्वर्ण सुनहले सृजन का साधन हो, कारण बने ये सृजन का, निर्माण का। स्वर्ण से यहाँ तात्पर्य एक तो धन संपदा है और एक स्वर्ण से तात्पर्य है बेटा सुंदर सपनों से। तो जो हमारे सुंदर सपने हैं उनको साकार करने के लिए हम अणु शक्ति का प्रयोग करें और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जो है वो उससे लाभान्वित होकर के अपना कल्याण करें और मानवता ही विश्व सत्य है। सिर्फ इस अणुशक्ति के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का कल्याण हो। सिर्फ ऐसा ना हो कि एक देश के लोगों की भलाई हो और दूसरे देश के लोगों की भलाई ना हो। मानव का जो सामूहिक रूप है, जो मानवीय गुण है ना, जिसे हम मानवता कहते हैं, यही सारे संसार की सच्चाई है। इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं। एक मनुष्य के संपूर्ण मानवता के हित में ही जो है अगर हम काम करेंगे तभी मनुष्य का भला होगा। एक व्यक्ति के हित से कुछ भी नहीं सधेगा। जब हम सबकी भलाई करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिना होंगे, तभी जो है मनुष्य आगे उन्नति कर पाएगा। अकेला व्यक्ति जो है वो ना कभी उन्नति कर पाएगा, ना किसी की भलाई कर पाएगा। तो संपूर्ण मनुष्यों के लिए जब हम कार्य करेंगे तभी जो है वो सबका भला होगा और यही संसार का सत्य है, सच्चाई है। भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, कितनी ऊंची बात कही है। भू मतलब इस पृथ्वी के, राष्ट्र मतलब जो देश है, वो आत्मार्पण कर दे, वो अपने को समर्पित कर दे। किसके लिए समर्पित कर दे? मानवता के लिए, कि सारी सृष्टि एक है, सारे मनुष्य एक है। धर्म, दर्शन, कला, रंग, अमीरी, गरीबी, धन के आधार पर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। विज्ञान के द्वारा, अणु के द्वारा हम जो भी उन्नति करेंगे, जो भी विकास करेंगे, वो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए करेंगे। और धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, धरा और पृथ्वी और चंद्रमा की प्रीति मतलब प्रेम, परस्पर मतलब आपस में, जगत मतलब संसार में प्रसिद्ध है, विख्यात है, ख्यात है और पुरातन है, बहुत पुरानी है। क्या है बेटा? ये जो आपको ये पता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का ही एक अंग है, टूटकर उससे अलग हो गया, इसीलिए उसको उसका पृथ्वी का उपग्रह भी कहते हैं। दूसरे बेटा क्या है बेटा? जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो जब चंद्रमा पूर्णिमा का चांद होता है, तो इस पृथ्वी पर जो समुद्र है उसमें की लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि ऐसे लगता है जैसे वो चंद्रमा को छू लेना चाहती हैं। तो यही कह रहा है, हृदय सिंधु में उठता। हृदय सिंधु में क्या है बेटा? हृदय रूपी सिंधु में समुद्र को क्या माना गया है बेटा? एक व्यक्ति मान लिया गया है कि समुद्र रूपी व्यक्ति के हृदय में जो लहरें उठती हैं वो क्या है? वो चंद्रमा को छू लेना चाहती हैं। और वो समुद्र कहाँ है? पृथ्वी पर है। इसलिए इन दोनों का जो प्रेम है वो बहुत पुराना है, बहुत प्रसिद्ध है, ये आज का नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड। तो इसीलिए इस प्रेम को हम बनाए रहें और चंद्रलोक में जो हम प्रथम बार गए हैं उसके माध्यम से हम संपूर्ण मानवता का कल्याण करें, भलाई करें। कवि यहाँ पर यही कहना चाहता है और इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहता है। अब हम आते हैं बेटा काव्यगत सौंदर्य पर। इसके भाषा क्या है? वही साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक एवं भावात्मक है ना। संकेत भी दिया है और मनुष्य के मन में भाव भी उत्पन्न किए हैं कि कैसे वो मानवता की भलाई करे, उसे भावुक बना दिया। गुण प्रसाद है, आसानी से समझ में आ जाता है। ओज भी है, रस शांत है क्योंकि मानवता की भलाई की बात की है। छंद तुकांत है, अंतिम सारे अक्षर जो हैं वो मिलते जाते हैं। मुक्त छंद है, अनुप्रास अलंकार, स्वर्ण सृजन, प्रीति परस्पर में सा और पा वर्ण की आवृत्ति से क्या है बेटा? यहाँ अनुप्रास है। सिंधु रूपी हृदय में, वहाँ पर रूपक अलंकार था बेटा। और इसके शिक्षा और संदेश जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में कहा है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। देखिए इसमें भी मानवता की बात की है, विजय की बात की है, शक्ति की बात की है। मनुष्य क्या है? एक छोटे छोटे बिजली के कण की तरह है, लेकिन उसके अंतर्गत अपार शक्ति, ताकत, सामर्थ्य भरी हुई है और वो
व्यस्त है, अपने कार्य में लगा हुआ है, व्याकुल है क्योंकि उसे अपना उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा। और उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? मानवता का लक्ष्य है। वो अलग अलग बिखरे हैं और निरुपाय हैं, उनके पास मानवता को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। तो कवि जैसे इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को एक साधन दे रहा है, लक्ष्य दे रहा है, साध्य भी दे रहा है कि क्या है बेटा, उनका एकत्रीकरण कर लो, उनको संग्रहित कर लो, इकट्ठा कर लो और इस तरह से मानवता को क्या कर दो बेटा, मानवता की विजय कर दो, मानवता को जिता दो। क्योंकि मनुष्य में कोई भेद नहीं है, सारे मनुष्य एक हैं और सभी मनुष्यों की कल्याण और भलाई के लिए हमें कार्य करना चाहिए। आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी व्याख्या, और आप इसमें से जो भी पंक्तियां अच्छी लगें उनका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखिएगा। जो समस्या हो वो हमें बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।